28 और 29 जनवरी के बीच प्रयागराज के महाकुंभ तीर्थ भूमि क्षेत्र में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। तमाम लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट पर तमाम सवाल उठाए गए और इन सभी सवालों के बीच कुछ सवाल जो महज सवाल बनकर रह गए वो था मौतों का असली आंकड़ा और इस पूरे दर्दनाक हादसे के पीछे की असल वजह। हर किसी के जहन में ये सवाल था कि आखिर इस पूरे मंजर के पीछे किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। क्या जिम्मेदारी शासन को लेनी चाहिए या प्रशासन को लेनी चाहिए, मेला एडमिनिस्ट्रेशन को लेनी चाहिए या फिर उन लोगों को लेनी चाहिए जो महज प्रयागराज के महाकुंभ तीर्थ भूमि क्षेत्र में गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए गए थे और शायद जिनकी मजबूरी बन गई थी कि वो घाट किनारे पर महज एक रात काटना चाहते थे ताकि अगले दिन वो डुबकी लगाकर सबसे पहले फुर्सत हो जाए और उस भीड़ से बच सकें जो मौनी अमावस्या के दिन पर उस घाट पर पहुंचने वाली थी। इसके साथ साथ जो दूसरा सवाल हमारे जहन में सबसे पहले आता है कि क्या मौतों का जो आंकड़ा औपचारिक तौर पर कोट किया जा रहा है या जो ऑफिशियल फिगर हमको बताए जा रहे हैं वो सही है। जाहिर तौर पर आप जब किसी ऐसे इंसान से बात करेंगे जो महाकुंभ के उस तीर्थ भूमि क्षेत्र पर इस वक्त मौजूद है या उस रात मौजूद था, तो वो जो आपको आंकड़ा बताएंगे वो एक बेहद दिल दहला देने वाला आंकड़ा होगा, पर उस आंकड़े पर भी कितने हद तक भरोसा किया जाता है वो भी एक बड़ा सवाल है। पर ऐसे में अब जब हम बात करते हैं कि जिम्मेदारी इस पूरे मामले में किसकी होती है, तो सबसे पहले जो हमारे जहन में सवाल आता है कि क्या शासन पूरी तरह से तैयार था। शुरुआती दिन से हमने सुना था कि 29 जनवरी का जो मुहूर्त है वो महाकुंभ का इस महाकुंभ का सबसे बड़ा मुहूर्त होगा, जिस दिन सबसे ज़्यादा जो भक्त होंगे वो गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे। ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया गया था कि लगभग 7 से 10 करोड़ लोगों की भीड़ जो है इस दिन गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज के संगम पॉइंट पर पहुंचेगी और ऐसा ही हुआ। काफ़ी सारे लोग इस मौके पर प्रयागराज पहुंचे। जब वो स्टेशन और रेलवे स्टेशन पहुंचे, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पहुंचे, तब जो चीज़ ज़्यादातर आप अपने करीबी परिजनों से, दोस्तों से, जो लोग प्रयागराज पहुंचे थे उनसे सुनने को आपको मिलेगी वो ये थी कि स्टेशन और बस स्टैंड से गंगा तट तक पहुंचने के लिए लोगों को पैदल चलना पड़ रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बच्चों के साथ गए थे, जो अपने बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप के साथ पहुंचे थे, उनके पास स्टेशन और बस स्टैंड से पैदल चलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे में वो 10-12 किलोमीटर पैदल चलते हैं। लगभग 8 से 10 घंटे पैदल चलने के बाद जब वो गंगा किनारे पहुंचते हैं तो उनके जहन में बस एक चीज़ होती है कि शायद आज रात हमको यहीं काट लेनी चाहिए, कैसे भी तरह से 4-5 घंटे की नींद ले लेनी चाहिए। सुबह जैसे ही होगी ब्रह्म मुहूर्त में हम गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे, आशीर्वाद लेंगे और यहाँ से चलते बनेंगे। ज़्यादातर लोगों की मंशा यही थी। ऐसे ही कुछ लोग थे जो गंगा तट के किनारे पर बैठ गए, सो गए। उन्होंने सोचा कि शायद यही सबसे उचित राय होगी। तो क्या इन लोगों को जिम्मेदार ठहराना सही है? पर जाहिर तौर पर जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपके जहन से ये आवाज़ निकलेगी कि नहीं, क्योंकि क्या उन लोगों को जिम्मेदारी देना या उन लोगों को जिम्मेदार ठहराना जिन लोगों की मजबूरी बन चुकी थी कि वो गंगा तट पर रात गुजारे, क्योंकि जो भी रहने की विकल्प थे, जो भी रात गुजारने के विकल्प थे वो या तो बहुत महंगे थे या तो इतना दूर थे कि उनको वापस 20 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता और फिर शायद 8-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चलकर वापस घाट पर आना पड़ता, जो जाहिर तौर पर एक समझदारी भरा सौदा नहीं होता। तो उनकी नज़रिए से आप देखें तो कोई भी ज़मीनी तौर पर अपने मन मर्जी से रात बिना किसी सहारे के घाट पर गुजारना तो नहीं चाहेगा। तो महज ये एक मजबूरी थी जो उन लोगों की उस रात थी और इसलिए वो गंगा तट पर ही रात गुजार रहे थे। इसके बाद दूसरा सवाल आता है कि क्या हम पूरी तरीके से तैयार थे इतने भारी भड़कम भीड़ को संभालने के लिए? तो देखिए, शुरुआती दिन से ये कहा जा रहा था कि 7 से 10 करोड़ लोग इस मौके पर पहुंचेंगे और जाहिर तौर पर इसी तरीके की जो तैयारियां थी वो भी की गई थी। तमाम सुरक्षा बल तैनात किया गया था। पर अगर इतना बड़ा इवेंट होता है जहां पर 10 करोड़ लोग एक साथ पहुंचते हैं तो किसी भी स्टेट या किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल होता है कि अगर माहौल बिगड़ता है तो पुलिस के जवान
या फिर सीआरपीएफ के सीआईएसएफ के जवान ये पूरी स्थिति को अकेले संभाल लें। तो कोशिश तो बेशक की गई, तमाम ऐसी वीडियोस वायरल हुए जिसमें रात में कमिश्नर साहब माइक के ज़रिए लोगों को ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि आप जल्दी से जाकर स्नान कर लीजिए, ताकि जब पीछे से भीड़ आएगी तो उनके लिए जगह बन जाए और एक साथ बहुत बड़ी भीड़ जो है वो संगम नोज पर ना पहुंचे, जिसकी वजह से भगदड़ की स्थिति बन सकती है। तो जाहिर तौर पर प्रशासन और शासन दोनों ने ये पूरी कोशिश की कि इस बड़ी भीड़ को जो है वो संभाला जा सके। अब इसके बाद जो हमारे जहन में सवाल आता है कि आखिर अगर हम शासन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, हम उन श्रद्धालुओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जहाँ जो गंगा तट के किनारे पर रात गुजार रहे थे, जो अपने बुज़ुर्ग माँ बाप या छोटे छोटे बच्चों के साथ गंगा किनारे पर आराम कर रहे थे, तो जिम्मेदारी किसको दी जाए। जाहिर तौर पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किसी की भी गलती नहीं है, गलती शायद हर उस इंसान की है जो उस वक्त उस स्थिति में मौजूद था। थोड़ी गलती उन श्रद्धालुओं की है, थोड़ी गलती शासन की है और थोड़ी गलती प्रशासन की है, पर इन सब के बीच जो सबसे बड़ी गलती है वो उन तमाम इन्फ्लुएंसर्स की है, जो वो उन तमाम कंटेंट क्रिएटर्स की है जिन्होंने लगातार पहले दिन से लोगों के अंदर, लोगों के जहन में ये चीज़ डालने की कोशिश की कि अगर आप प्रयागराज के तीर्थ भूमि क्षेत्र में आए और आपने संगम नोज पर जाकर डुबकी नहीं लगाई तो आपको इस चीज़ का पुण्य नहीं मिलेगा और आप उस पुण्य से वंचित रह जाएंगे जिस चीज़ के लिए आप पैसे खर्च करके प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे थे। जाहिर तौर पर अगर आप संतों से इस बारे में पूछेंगे तो उनका कहना है कि जब अमृत की पहली बूंद गिरी तो वो पूरे प्रयागराज में गिरी, जिसका मतलब है कि पूरे प्रयागराज का ये महाकुंभ तीर्थ क्षेत्र एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और यहाँ पर पहुँचना ही एक बहुत बड़ा पुण्य आपको दे देता है। तमाम संतों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये तक कह दिया कि डुबकी तो छोड़िए, अगर आप प्रयागराज के गंगा किनारे तट की मिट्टी भी ज़मीन से उठाकर अपने सर पर लगा लें तो भी उसका पुण्य उतना ही माना जाएगा जितना अगर आप संगम नोज पर जाकर डुबकी लगाएंगे। तो वो कंटेंट क्रिएटर्स और वो इन्फ्लुएंसर्स जिनने पहले दिन से लोगों के अंदर ये बात डालने की कोशिश की कि अगर आप प्रयागराज पहुँचे हैं और आप संगम नोज तक नहीं पहुँच पाए या आपने गंगा के किसी दूसरे तट पर या यमुना मैया के किसी दूसरे तट पर जाकर डुबकी लगा ली तो आप उस पुण्य से वंचित रह जाएंगे जिसके लिए आप प्रयागराज पहुँचे हैं। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन थी, ये जो फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया गया इन तमाम इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स द्वारा, ये शायद एक बड़ी वजह मानी जा सकती है जिसकी वजह से ये जो मासूम श्रद्धालु थे जिनके जहन में ये चीज़ भर दी गई थी कि अगर वो संगम नोज तक नहीं जाएंगे, अगर वो उस स्पॉट पर नहीं जाएंगे और वहाँ जाकर डुबकी नहीं लगाएंगे तो वो उस पुण्य से वंचित रह जाएंगे। ये शायद सबसे बड़ी वजह थी इस पूरे हादसे के पीछे की। वीआईपी कल्चर की बात की गई, पर जाहिर तौर पर अगर आप देखें तो तमाम ऐसे घाट बनाए गए, तमाम ऐसे पुल बनाए गए जो हादसे के वक्त चालू थे, पर हर किसी की मंशा थी संगम नोज के एक स्पॉट पर पहुंचना। और अगर आप लॉजिक लगाकर इस बारे में सोचें तो 10 करोड़ लोग अगर एक साथ संगम नोज पर डुबकी लगाने की मंशा रखेंगे तो जाहिर तौर पर भगदड़ जैसे हालात बनेंगे और एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जो उस रात हुआ भी और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके साथ जब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि क्या इस पूरे हादसे की जो ऑफिशियल मौतों का आंकड़ा है वो सही है, तो जब हम अपने रिपोर्टर्स और स्टिंगर्स से बात करते हैं, यहाँ तक कि हम जब उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने उस पूरे हादसे को अपनी आंखों से होता हुआ देखा, तो पहला सवाल जो आता है, मुझे पता है कि आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं कि नहीं, जो ऑफिशियल फिगर है उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई। पर जब आप वहाँ के वीडियोस देखते हैं, जब आप वहाँ पे मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जब वहाँ पे आप अपने तमाम रिपोर्टर्स और स्टिंगर दोस्तों से बात करने की कोशिश करते हैं, तो जो असल आंकड़ा है वो शायद इस आंकड़े से थोड़ा बड़ा हो सकता है शायद यह आंकड़ा बहुत बड़ा हो, पर इसको ऑफिशियली कोट नहीं किया जा सकता जब तक सरकार या फिर जो महाकुंभ मेला मैनेजमेंट है वो इसके लिए एक ऑफिशियल रिपोर्ट या ऑफिशियल बयान जारी करता है। साथ ही साथ क्या अब इस पूरे हादसे में, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने करीबी परिजनों को खो दिया, बहुत सारे लोगों ने अपने जवान बेटों को खो दिया, बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, इस पर कोई गंभीर जांच की जाएगी या फिर इसके लिए जिम्मेदारी किसको ठहराई जाएगी, ये अब एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है।
और क्योंकि महाकुंभ का ये जो पावन अवसर है ये अभी भी जारी है और ये लगातार 26 फरवरी तक चलने वाला है, और ऐसे और भी अमृत स्नान के दिन हैं और भी ऐसी तारीखें हैं जिस दिन अमृत स्नान किया जाएगा। ऐसे में ऐसे हादसे आगे ना हो, इसके लिए शासन और प्रशासन इन सब ने क्या ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे ये आश्वस्त किया जा सकता है कि आगे ऐसा कोई हादसा नहीं होगा और महाकुंभ की ये पावन धरती भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए और उन तमाम सुरक्षा कर्मियों के लिए सुरक्षित है जो अपने परिवार से दूर खड़े होकर रात भर वहाँ पर कानून व्यवस्था, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा संभाले हुए पूरे तरीके से तट पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो ये कुछ सवाल हैं जो हमारे साथ हैं। अगर आपके पास इनमें से कुछ जवाब हैं तो आप जाहिर तौर पर वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इस पूरे मुद्दे पर कोई आपकी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, उनको लगता है कि शायद कुछ असामाजिक तत्व भी उस भीड़ का हिस्सा बने थे जिन्होंने इस पूरे भगदड़ में ऐसा वातावरण बनाया जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो जाहिर तौर पर आप वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पर कोशिश करिए कि आप कोई भी ऐसी सूचना या ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे फैलाने से बचें जिसकी वजह से ऐसा कोई हादसा हो सकता है। कोई भी ऐसी बातें ना करें जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो सकता है। महाकुंभ का ये अवसर बहुत ही पवित्र है और इसे पवित्र ही रहने देते हैं। हमारी संवेदना है उन तमाम परिवारों के साथ जिन्होंने अपने करीबी जनों को खोया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों को चोटें लगी हैं, जो लोग घायल हुए हैं, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और गंगा मैया हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बोलिए हर हर महादेव। मैं हर्ष त्रिवेदी इसी के साथ आपसे इस वीडियो के लिए विदा लेना चाहूँगा।